और कृष्णा, क्या हाल चाल? बढ़िया। नवरात्र ठीक गया? ओके। मतलब सब ठीक ठाक? पढ़ रहा था सर। क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? ईवीएस पढ़ रहे थे? हेलो प्रियंका। यूनिट 8 में पहुंच चुके हैं, पर कृष्णा आज तक नोट्स नहीं दिखाया। ठीक है भाई। तुमने भी जिद पकड़ लिया है कि नोट्स दिखाना नहीं है। इतने ठंड पकड़ लिया है। शुरू करें? चलो थोड़ा इन्वायरमेंटल शुरू करते हैं, क्योंकि समय कम है ना, कोर्स को कंप्लीट करना है। शुरू करते हैं। एक ग्रीन स्क्रीन नहीं है ना इधर, हर तरफ। इसको 2-3 दिन में वो आ जाएगा, तो फिर वीडियो ऑन करेंगे। ओके। लेट्स गो। ओके, शुरुआत करते हैं। तो ईआईए की बात करते हैं। ठीक है। ईआईए मतलब स्टार्टिंग से ही वो किस चीज पे चर्चा करेगा? लॉ, लेजिस्लेशन। ठीक है। मतलब एक तरीके से लीगल लीगल नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस। ठीक है। लीगल लीगल चीजों में चर्चा करेगा। तो इन्वायरमेंटल असेसमेंट, मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, 3 चीजें बताई गई है। ठीक है। तो जो 3 चीजें हैं, इसमें सबसे पहले आता है तुम्हारा ईआई का डेफिनेशन। तो फर्स्ट वन इज, पूछ रहा है ईआई का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन सिंपली जानते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है। ठीक है। असेसमेंट का मतलब क्या है कि डाटा को गैदर करना। तो डॉक्यूमेंटेशन होता है किस चीज का? ऑफ एन इन्वायरमेंटल एनालिसिस। देखो, यहाँ पे बोला गया इन्वायरमेंटल एनालिसिस। ठीक है। तो एनालिसिस को बता रहा है, इसी तरीके का एक एनालिसिस को दर्शा रहा है। विच इंक्लूड्स क्या? पहला वर्ड है आइडेंटिफिकेशन। देखो, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ईआईए जब भी पढ़ते हो, लॉ है, काफी बोरिंग है, लेकिन बोलने वाली बात है कि इसमें तुमको पढ़ने की जरूरत है किस चीज पे? टर्म्स पे। जितना बढ़िया टर्म्स पढ़ोगे, उतना बढ़िया आंसर दोगे। ठीक है। तो यह चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन बोला, प्रिडिक्शन बोला, मिटिगेशन बोला। ठीक है। कॉज्ड बाई ए प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स और एक्शन, दो चीजें हो सकता है। आइदर एक्शन हो सकता है, या तो प्रोजेक्ट्स हो सकता है। ठीक है। जिसे कि हिंदी में बोलता है पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन। एक पर्यावरण विश्लेषण का दस्तावेजीकरण है, जिसमें प्रस्ताव, कार्रवाई या परियोजनाओं के कारण होने वाले प्रभावों की पहचान की जाती है। सबसे जरूरी चीज है ये वाला पोर्शन, इम्पैक्ट्स। किसी भी प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है, इस चीज पे हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। हम अंधाधुन पेड़ों की कटिंग, अंधाधुन कुछ ना कुछ करते रहते हैं,
but we never think about impacts of any project or action. ठीक है, तो जब इन चीजों पे चर्चा नहीं की जाएगी तो क्या ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा आगे। सिंपल सा फंडा है, नहीं बढ़ेगा आगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट पे अगर कोई चीज इम्पैक्ट डाल रहा है, इसको पता करने के लिए हमको एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जिसको हम EIA बोलते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो हिस्ट्री की बात करते हैं, पहले हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं कि EIA जो आया है वो कैसे आया, क्या कहानी था। देखो, EIA की मैं अगर शुरुआत की बात करूं तो शुरुआत इसकी 50 साल पहले हुई है। ठीक है, मतलब 50 साल लगभग कम है, 50 से कम है। तो EIA evolved as a assessment impacts on the natural environment, integrating तुम्हारा सोशल एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स। दो चीजें बोला। देखो, इन्वायरमेंटल साइंस हम किस लिए पढ़ रहे हैं? एनवायरमेंटल साइंस को हम क्यों पढ़ रहे हैं? कारण क्या है? इन्वायरमेंटल साइंस को हम सिंपली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इट हैज impacts in our life, करेक्ट। अगर किसी भी चीज का हमारे जिंदगी में इम्पैक्ट ना हो तो क्या उसको पढ़ने की जरूरत है? नहीं है। तो EIA भी एक ऐसा ही चीज है कि इसका इम्पैक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है, इंटीग्रेटिंग सोशल एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स। ठीक है, EIA was first introduced into the US environmental policies in 1960s. ठीक है, implementing EIA policy worldwide was its peak during 1970s. 1970 में ये पीक स्टेज पे था। ठीक है, ईयरलियर इट वाज 1980s। 1980s में ये ईयरली 1980s से बोलो या 1970s पकड़ लो, इन दौरान में EIA जो था वो पीक स्टेज पे था। ठीक है, तो ये जानने की जरूरत है तुमको कि इस समय पे EIA का जो नाम लिया जाता था वो काफी फ्रीक्वेंटली लिया जाता था और यूएस के पॉलिसीज के दौरान ही आया है। अब उसके कारण है क्योंकि 1960s और 1970s का जो दौर था वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का था यूरोपियन कंट्रीज में, या वेस्टर्न कंट्रीज की बात करो, इन सब में वो कि कौन सा दौर था? वो ऐसा दौर था जिसमें तुम्हारा मोस्टली क्या होता था? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बूम में था, एकदम बूम। बहुत ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रहा था। कहाँ पे? वेस्टर्न कंट्रीज में, करेक्ट। फिर क्या होता है कि इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इंडिया पर्सपेक्टिव से भी जानना जरूरी है। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 17 जनवरी 1994 EIA रेगुलेशन केम इनटू द फोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में। इट इज मेड मैंडेटरी फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स टू कंडक्ट एन EIA। अब यहाँ पे बोला है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, ये जानना जरूरी है कि किस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स में EIA होता है। इट हैज सम प्रिंसिपल्स। ठीक है, सच प्रोजेक्ट नीड्स प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इनमें बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि बिफोर इनिशिएशन दे मस्ट सबमिट देयर रिपोर्ट टू द इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी। ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी को इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी को रिपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये भी बात बताया, बिफोर इनिशिएशन रिपोर्ट सबमिट करना होगा। फिर क्या बोलता है कि द अम्ब्रेला एक्ट ऑल्सो नोन एज
Environmental Protection Act EPA in 1986 launched EIA within its notification providing the rules and regulations. 1986 में EIA ने नोटिफिकेशन लॉन्च किया जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया। ठीक है, फिर क्या आता है ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, क्या बोलता है, टू ऑफर द इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकर्स ऑन कंसर्निंग मैटर रिलेटेड टू न्यू प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम, प्लान और पॉलिसी। ठीक है, ये भी है। डिसीजन मेकर्स को प्लान, प्रोजेक्ट, पॉलिसीज ये सब वगैरह देने की भी बात चल रही है। किसमें? इसी EIA के थ्रू से। ठीक है, EIA और क्या कर सकता है? EIA must realize decision making based on the input information, potentially important factor। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में ये इंपोर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, बेनिफिशियल फॉर बोथ द प्रोपोनेंट एंड द सिटीजन्स। बहुत जरूरी वर्ड बताया कि बोथ सिटीजन और प्रोपोनेंट दोनों पे ये अच्छा इम्पैक्ट डालता है। फाइनली इट टेक्स it makes the concerned ministries and agencies assess the potential result of the project before a decision is given। ठीक है, कंसर्न मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज को पोटेंशियल रिजल्ट वगैरह प्रोवाइड करता है बिफोर डिसीजन इज गिवन। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि प्रोजेक्ट डेवलपर, अगर हम बात करें प्रोजेक्ट डेवलपर और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हु आर responsibility having a responsibility for environmental consideration can use EIA technique। ठीक है, तो ये टेक्निक क्या होता है? EIA टेक्निक से क्या होता है? टू इम्प्रूव दी quality of both project plan and decision making by identifying the possible effects in the early stages। शुरुआती दौर में ही इसके जो इम्पैक्ट है प्रोजेक्ट्स के अगर वो पता चल जाए तो इसमें ना चेंजेस लाए जा सकते हैं, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया भी जा सकता है और उसमें कुछ अच्छा चेंजेस भी लाया जा सकता है अगर शुरुआती दौर में ही पता चल जाए कि प्रोजेक्ट्स में क्या कमी है। लेट करोगे तो नहीं पता चलेगा, प्रोजेक्ट के शुरू में ही पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में कुछ कमी है या वो प्रोजेक्ट ठीक है। यही चीज तो जानना होता है कि प्रोजेक्ट के ठीक या कमी के दौरान में कोई और तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रोजेक्ट में कोई कमी तो नहीं है। कमी जानने के लिए तुमको पहले ही उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा। ठीक है, फिर आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आर एज फॉलोज, टू डिस्क्लोज द सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स को डिस्क्लोज करना है, टू डिस्क्लोज द सिग्निफिकेंट environmental effects of the proposed projects to decision makers and the public, to identify the ways to avoid or reduce environmental damage। ठीक है, to identify the ways to avoid or reduce the environmental damage। environmental damage को अवॉइड करना और रिड्यूस करना ये भी है। फिर क्या आता है कि टू प्रिवेंट द एडवर्स environmental impacts by requiring the implementation of a
feasible alternatives और mitigation measures। ठीक है, तो ये सब चीजें बताता है। तो ये जरूरी है, डिसीजन मेकर को जो भी उस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करेगा उसके पास एक कॉन्क्रीट आइडिया तो होना चाहिए कि भाई इस प्रोजेक्ट को अगर तुम फाइल करोगे तो क्या नुकसान होगा या अच्छा होगा। ये सब चीजें तो पता करना जरूरी है, बिना उसके तो मजा आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यही चीजों को कौन देखता है, ईआईए देखता है। फिर क्या बोला है कि पब्लिक का जो अप्रूवल है वो भी आता है इसमें। फिर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बैठा आता है लोकल पीपल और इसके बीच में, और पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये जो 1994 में जो ईआईए आया था उसका जो पहला स्टेप था उसको हम क्या बोलते थे, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ ईआईए हेल्प्स टू डिटरमाइन whether the projects should require EIA or not, and if does, then the level of assessment required. Project developer need EIA team for preparation of EIA report। ठीक है, तो प्रोजेक्ट डेवलपर जो है EIA team for preparation of EIA reports। The first stage of EIA helps to determine whether the project should require EIA or not। EIA चाहिए या नहीं। ठीक है, अगर चाहिए तो लेवल ऑफ असेसमेंट भी रिक्वायर्ड है। प्रोजेक्ट डेवलपर नीडेड एआईए टीम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एआईए रिपोर्ट। एआईए टीम भी चाहिए। ठीक है, फिर आता है स्कोपिंग। दिस स्टेज आइडेंटिफाइज द की इश्यूज एंड इम्पैक्ट्स दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। MOEF has a set of guidelines and review checklist for relevant issues for different project types and provide scoping। पहला स्टेप में क्या क्या स्क्रीनिंग किया कि क्या ये प्रोजेक्ट जरूरी है। तो इसमें क्या बोल रहा है ये कि जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें कि तुम अपने तालाब में मछली पालन करना चाहते हो या कोई गाय रख के डेयरी प्रोडक्ट्स पैदा करना चाहते हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे कोई नुकसान हो नहीं रहा है। ठीक है, उल्टा मुनाफा हो रहा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें मुनाफा हो रहा है, नुकसान ही नहीं हो रहा है, उस प्रोजेक्ट को स्क्रीनिंग की उतनी जरूरत नहीं होती है। स्क्रीनिंग की जरूरत कहाँ होती है, जैसे कि डैम्स बना रहे हो, उससे अगर लोकल पीपल को प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां पे जरूरत है भाई। या तो कोई इंडस्ट्री सेटअप करो, उसके वजह से कोई केमिकल निकल रहा है तो वहां पे जरूरत है भाई। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा स्क्रीनिंग का प्रोसेस। स्कोपिंग क्या करता है, सीधा ही उसके की इश्यूज को पकड़ लेता है। भाई इसमें तो इशू है। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस बनाए गए हैं। फिर आता है तुम्हारा इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है, दिस स्टेज ऑफ EIA identifies and predicts the likely environmental and social impact of the proposed project। Means
what will happen as a result of the project, so that there is a need for making and a baseline analysis. बेसलाइन एनालिसिस का मतलब क्या है कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को लेके आया तो क्या इससे कोई समस्या क्रिएट हो सकती है, कोई एग्जिस्टिंग कंडीशन ऐसा है कि जिसकी वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम आगे हो सकता है। अगर मैं ऐसा कुछ बेसलाइन क्रिएट कर दूं तो आगे आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे, जैसे कि भारतवर्ष में अगर मैं मान के चलूं कि कोई भी जो फ्लाईओवर बनता है वो 20,000 टन से ज्यादा वेट नहीं सह सकता है, ठीक है, कितना भी स्ट्रांग वाला हो। ठीक है, तो मैंने ये बेसलाइन सेट कर दिया। अगर तुमको इससे ज्यादा स्ट्रेंथ का कोई भी बनाना हो तो नहीं बनाओगे तुम, क्योंकि मैंने ये गाइडलाइन सेट कर रखा है। वैसे ही कुछ रिस्ट्रिक्शन है कमर्शियल एरियाज में कि भाई इतने फ्लोर का बिल्डिंग नहीं बना सकते हो, तो वो बेसलाइन एनालिसिस के वजह से ही तो है कि किसी ने उसको एनालिसिस किया होगा कि ये जो जमीन है इसमें 5 माले से ज्यादा बनाओगे तो ये धंस जाएगी, तो नहीं बनाना है। यही सब चीजें ईआईए निकाल के देता है। फिर आता है तुम्हारा फोर्थ स्टेप, जिसमें आता है तुम इम्पैक्ट प्रिडिक्शन की ओर। इम्पैक्ट प्रिडिक्शन क्या बोलता है? वंस कलेक्टिंग द रिलेवेंट इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन, consequences of the projects are outlined। ये भी सही है कि प्रिडिक्शन पहले ही कर लो कि किस हद तक ये इफेक्ट कर सकता है, तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा फिफ्थ स्टेज में आ जाता है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में क्या करते हो, थर्ड क्वेश्चन पूछते हो कि द थर्ड क्वेश्चन एड्रेस बाय द ईआईए, डू द चेंजेस मैटर। मतलब कि इस प्रोजेक्ट से जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरमेंट में, क्या ये रियली मायने रखते हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट है। तो इवैल्यूएशन इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इवैल्यूएट्स द predicted adverse impact to determine whether they are significant enough to warrant mitigation. Thus, judgment of the significance can based on one or more followings. फिर क्या आता है? The comparison with the laws, regulations and accepted standards. ठीक है, consultation with relevant decision makers. ठीक है, कंसल्टेशंस भी होता है, कंपैरिजन विथ लॉज, रेगुलेशन एंड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स होता है। फिर क्या आता है थर्ड में? रेफरेंस टू द प्रीसेट क्राइटेरिया सच एज प्रोटेक्टेड साइट्स, फीचर्स, स्पीसीज। ये सबको पता करना होता है कि नहीं भाई कोई वहां पे प्रोटेक्टेड स्पीसीज तो नहीं है। ये सब प्रोटेक्टेड स्पीसीज के पता किए बिना तुम तो वहां पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हो ना। तो ये सब पता करना बहुत जरूरी है किसमें, इवैल्यूएशन स्टेज में। ठीक है, फिर लोकल पीपल की एक्सेप्टेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, ऐसे डायरेक्टली तो मुंह उठा के नहीं बना लूंगा ना कोई प्रोजेक्ट को। फिर आता है तुम्हारा सिक्स्थ स्टेज, जिसमें तुम मिटिगेशन की बात करते हो। तो ये क्या है? दिस स्टेप इन द ईआईए recommends the action to reduce the and avoid the potential adverse environmental consequences of the developmental activities। ठीक है, लास्ट स्टेज तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन। ये तो सिक्स्थ हो गया। सेवेंथ स्टेज जो है वो तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन का है। At the end, all of the above mentioned steps are concise but comprehensive report is prepared. It summarizes the description of the project, regional setting, identification of the impact prediction, important findings of the projects। सब पता किया और फिर तुम बैठाओगे क्या, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, दैट इज पब्लिक हियरिंग। इसके बाद तुम बैठाओगे पब्लिक हियरिंग। So the Indian system provides opportunity to involve affected people and vulnerable people to develop terms of reference (TOR) for the EIA, thus incorporating their concern into decision making processes। decision making processes में ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर मैं साइलेंट फीचर की बात करूं तो EIA में क्या क्या साइलेंट फीचर है, कैसे काम करता है, इन सब पे अगर चर्चा की जाए तो क्या होता है?
कि द इंडियन system provides opportunity to involve the affected people and vulnerable peoples to develop term of reference TOR for EIA, thus incorporating their concern into decision making processes. सही बात है कि इसमें बहुत सारे टर्म ऑफ रेफरेंस बनाए जाते हैं जिससे कि जो भी पीपल उस प्रोजेक्ट की वजह से जिसको नुकसान हो रहा है या तो उसकी जीवनी में कोई बदलाव आ रहा है उसको बहुत अच्छा मौका दिया जाता है कि वो जाके कंप्लेन करे। ठीक है, फिर आता है साइलेंट फीचर। द एसपीसीबी मस्ट इशू नोटिस। अब ये एसपीसीबी कौन है वो कोई पूछेगा, भाई स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। द एसपीसीबी मस्ट इशू नोटिस फॉर इन्वायरमेंटल पब्लिक हियरिंग by publishing it in the at least 2 newspapers circulated in the region around the project. One should be in vernacular language of the locality concerned. फिर क्या बोलता है, द डेट एंड टाइम प्लेस ऑफ पब्लिक हियरिंग शुड बी मेंशन्ड इन द न्यूज़पेपर आर्टिकल. The notice must be given at least 30 days prior to the public hearing. Written suggestions, views, comments and objections by public can be handed over to SPCB within 30 days from the date of the publication of the notice. ठीक है, and oral and written suggestions can be made by SPCB during the public hearing. ठीक है, फिर क्या बोलता है कि who can participate? All the affected person including the residents residing in and around the site or site of displacement or site of allegedly adverse environment impacts. ये सब आते हैं साइलेंट फीचर्स में। ठीक है, फिर आता है क्या, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम। किनके किनके ऑफिस में ये रिपोर्ट जो है वो पहुंचता है। पहला आदमी कौन है जिसके ऑफिस में पहुंचता है, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। भाई ये तो होना ही है, मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में तो हर खबर पहुंचती ही पहुंचती। कलेक्टर साहब, ऐसे ही यूपीएससी का रुतबा थोड़ी है, यूपीएससी करने वालों का ऐसे ही रुतबा थोड़ी बन गया है, एस्पिरेंट ऐसे ही थोड़ी देख रहे हैं लोग। फिर आता है क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री जोन सेंटर्स। जो इंडस्ट्री वगैरह सेटअप होती है तो उसके सेंटर्स में भी मिलेगा। जिला परिषद के ऑफिस में भी मिलता है, म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में भी मिलेगा, एसपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हेड ऑफिस में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 डिपार्टमेंट है जहां पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का रिपोर्ट पहुंचता है। ठीक है, आज के डेट में पूरे इंडिया में कंसल्टेंसिंग सर्विसेज, इन्वायरमेंटल कंसल्टिंग सर्विसेज जो है पूरे इंडिया में अवेलेबल है। 30 से 35 हजार की सैलरी होती है। ठीक है, और वो लोग मस्त ऑफिस में बैठ के EIA रिपोर्ट बनाते रहते हैं और सिग्नेचर करा के सीनियर को सबमिट करते हैं। यही काम है, EIA का यही काम है। करेक्ट। फिर आता है पब्लिक हियरिंग एंड इट्स मेंबर। ठीक है, पब्लिक हियरिंग पे बात कर रहा है तो एसपीसीबी रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और नॉमिनी। ठीक है, पब्लिक हियरिंग में कौन कौन मेंबर हो सकते हैं, मतलब जहाँ पे गैदरिंग होती है। स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे जो प्रोजेक्ट के साथ डील करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वो भी होंगे, जैसे कि वाटर पोल्यूशन है तो वाटर पोल्यूशन बोर्ड का आदमी आएगा। नॉट मोर देन 3 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द लोकल बॉडी, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी हुआ, पंचायत हुआ, एंड नॉट मोर देन 3 सीनियर सिटीजन एरिया ऑफ द एरिया नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, अब ये जो 3 रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकल बॉडी के, ये मोस्टली पंचायत से उठाया जाता है। ठीक है, और जो नॉमिनी
बन के आते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। वो आइदर एडवोकेट होते हैं या बड़े जजेस होते हैं या तो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जिनके सामने क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसको हम हीज हाइनेस भी बोलते हैं। अब आता है ये प्रोजेक्ट्स के कैटेगरी। ठीक है, प्रोजेक्ट के कैटेगरी की मैं बात करूं तो उसमें क्या है कि जैसे कि कैटेगरी ए प्रोजेक्ट है, अगर प्रोजेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व है तो सिग्निफिकेंट और क्यूमुलेटिव और इवन पोटेंशियल टू इरिवर्सिबल नेगेटिव इम्पैक्ट। और प्रोजेक्ट कैटेगरी ए के जितने भी हैं उनको ईआईए की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर एक बार उसमें कोई इशू हो गया तो वो हमेशा के लिए इशू रहेगा ही रहेगा, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो इसको ऑटोमेटिकली ईआईए इसमें किया ही जाता है और इसमें पब्लिकली डिस्क्लोज भी किया जाता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट हो रहा है। तुम देखते होगे कि हम आजकल बोल रहे हैं कि वंदे भारत चल रहा है, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, इतना फ्रीक्वेंटली न्यूज में अनाउंस हो रहा है, लोग जान रहे हैं उसके बारे में। क्यों? क्योंकि उससे कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आएगा हमारी सोसाइटी में। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले से ही लोगों को पता होता है, इसमें ईआईए होता ही होता है प्रोजेक्ट बनने से पहले। क्यों? उसके लिए अलग रेलवे ट्रैक्स बिछाने होंगे स्ट्रॉन्ग वाले। फिर आता है तुम्हारा पोटेंशियल कैटेगरी बी, जिसमें ईदर करो या नहीं करो, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों केस है इसमें। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा कैटेगरी सी, जिसमें क्या है, नो नेगेटिव पोटेंशियल इम्पैक्ट, यहाँ पे कोई गड़बड़ है नहीं, जैसे कि मैंने बोला फिशरीज कर रहे हो या गौपालन कर रहे हो तो उसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स की जरूरत नहीं होती है, तो इसमें वैसा कुछ खास होता नहीं, यही की जरूरत है। ठीक है, अब आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेथडोलॉजीज, किस तरीके के मेथड से तुम काम करो। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस मेथडोलॉजी की, तो इसमें क्या बोलता है, शुड इफेक्टिवली डील with the impact identification, impact measurements, impact interpretation, impact communication to inform the users। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि EIE methodology were derived based on the following factors: relationship between the territorial elements and actions, specific measurements and necessary information, mitigation measures and compensation and follow up। फिर क्या बोलता है कि EIA methodology were chosen based upon a comparable to alternative development projects, constraint within an area, carrying capacity, incorporate qualitative as well as quantitative information। ठीक है, easy and economical use, unbiased to give the consistent result। फिर क्या आता है, use in summarizing and presenting the impacts in the environment impact statement EIS। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन दी वे इम्पैक्ट आर आइडेंटिफाइड, 6 मेथड है जिनसे तुम क्या कर सकते हो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हो। तो 6 ये खतरनाक मेथड कौन कौन से हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 6 खतरनाक मेथड में बोले जाए, ठीक है, तो इसमें जो पहला मेथड है वो है तुम्हारा एडहॉक मेथड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एडहॉक मेथड। समझ में आ रहा है या बोर हो रहे हो? क्योंकि मैं तो पढ़ाया जा रहा हूँ। कौन है आज क्लास में एक्स्ट्रा? ओ बाई गॉड, रुजवाना, हाउ आर यू? कहाँ से आए तुम आज? कहाँ बिजी हो रिजवाना? क्या हो गया है? रेगुलर क्लास तो आते नहीं हो। बताओ, कुछ बोलोगे? ये चुप ही बैठना है?
एक डिफरेंस का नोट चाहिए। नॉन लीगल वेटिंग, तो लीगल और नॉन लीगल वेटिंग में क्या नोट चाहिए? क्या हुआ? हंस किस चीज पे रही है प्रियंका, समझा नहीं। कोर्ट मैरिज करोगे तो लीगल वेडिंग हो गया, और छुप के मैरिज करोगे तो नॉन लीगल वेडिंग हो गया। क्या कृष्णा, सही बोला ना? क्या पूछना है और? चलो, इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि तुमने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट में कि मेरे कंपनी से मैं सिर्फ 200 गैलन्स ऑफ पॉल्यूटेड वाटर को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में छोड़ूंगा। ठीक है, तो हमने फिर जाके मेजर किया, तो वहां पे देखा कि तुम सीवेज प्लांट में 200 गैलन छोड़ रहे हो, बट 10-20 गैलन तुम क्या छोड़ रहे हो, नॉर्मल वाटर बॉडी में भी छोड़ दे रहे हो, चुपके से। समझा? जैसे चुपके से तुम्हारी शादी होगी तो चुपके से ये भी होगा। तो ये होते ही ये समझ में आ जाता है क्या गड़बड़ है, देयर इज सम प्रॉब्लम। ये कंपनी जो है इलीगल काम कर रही है। समझ रहे हो? तो बाइंडिंग मतलब एग्रीमेंट साइन किए थे तुम कि तुम तो करोगे। तो इस कोई भी अगर कंप्लेंट करता है और किसी को भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है, तो वो तुमको कोर्ट में घसीट सकते हैं। लीगल वेंडिंग, उसको हम लीगल वेंडिंग बोलते हैं। जहां पे कोर्ट में तुमको कोई अदर पार्टी घसीट सकती है, उसको हम लीगल वेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, जहां पे औपचारिक रूप से तुमने प्रण लिया है कि नहीं मैं नहीं, मैं बस करूंगा, बोल दिया है। ठीक है, कि मैं करूंगा, प्रण ले लिया है, प्रॉमिस कर दिया है। प्रॉमिस एक लीगल वेंडिंग नहीं होता है, नॉन लीगल वेंडिंग होता है। ठीक है, तो ये है जहाँ पे एनफोर्समेंट आ जाता है, जहाँ पे सीरियस पेनल्टीज आ जाते हैं, वो सब लीगल वेंडिंग है। अब जैसे कि एयर पोल्यूशन एक्ट है, करेक्ट? एयर पोल्यूशन एक्ट है, अभी आएगा बहुत सारे एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट। ठीक है, तुम एयर को पोल्यूट कर रहे हो, है ना? गाड़ी से धुआं निकाल रहे हो, करेक्ट? दिल्ली की सड़कों में बहुत गाड़ियां चलती हैं, धुआं भी सूंघते हो बहुत ज्यादा, करेक्ट? जितना भी सूंघो, जितना भी तुम छोड़ रहे हो धुआं, क्या वो अलाउड है? नहीं ना अलाउड है। व्हीकल, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वो अलाउड ही नहीं है, और तुम छोड़ तो रहे हो। बट तुमने कहीं लीगली साइन नहीं किया है कि मैं अगर इतना पॉल्यूट करूंगा तो मेरे को जेल कर दो। नहीं हो रहा है तुम्हें जेल, तुम्हारे नाम में कॉन्ट्रैक्ट बना के तुमसे साइन करा ले, तुम इतना पॉल्यूशन करोगे तो तुम फंसोगे, तो कल का कल ही जेल हो जाएगा तुम। सिंपल है, वेरी सिंपल। इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये कर सकते हैं। हम इतना सारा पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन हम लोगों ने लीगली साइन नहीं किया, इसलिए हम औपचारिक रूप से मान लेते हैं कि नहीं हम तो शेर है, हमको तो करना ही नहीं है।
आ रहा समझ में? यही होता है। क्लियर? रिजवाना शायद तुमने नहीं बोलने का ठेका ले रखा है। इतने देर से मैं तुमको पूछ रहा हूँ, कुछ बता ही नहीं रहे हो तुम। कहाँ थे इतने दिन तक? और प्रियंका ये हंस क्यों रहे थे? किस बात पर हंस रहे थे? किस बात पे हंस रही थी पूछ रहा हूँ ना। ओके सर क्या बोल रहे हो? और हंसना है क्या? सर कोर्ट मैरिज। गलत थोड़ी है कोर्ट मैरिज करना। कोई गलत चीज नहीं है। शादी में वैसे ही पैसा बर्बाद होता है, इन्वायरमेंट का तो बहुत लॉस होता है शादी। फाइनेंस का लॉस, इसका लॉस, उसका लॉस। उतना पैसा बचाओगे तो आगे चल के बच्चे पढ़ेंगे तुम्हारे अपने पैसे से। 10 20 लाख तो ऐसे ही खर्चा कर देते हैं लोग शादियों में ही। तो लीगल बाइंडिंग अच्छी चीज होती है। सही है क्या? मैं कोई गलत चीज थोड़ी बोलता हूँ, मैं सही चीज बोलता हूँ। मैं तो कोशिश करूंगा हर संभव कि अगर हो तो अपने शादी में कम ही लोगों को बुलाओ। जितना जरूरी है उतना ही बुलाओ। 56 भोग नहीं खिलाना है भाई। उतना खिलाओ जितना जरूरी है। ठीक है? दोनों ही घर लुटता है। लड़के का घर भी लूट जाता है, लड़की का घर भी लूट जाता है। शादी आज के डेट में फोबिया हो गया है लोगों के अंदर में कि इतना पैसा तो उड़ाना ही है शादी में। गलत है कॉन्सेप्ट। मैं कहाँ से करूंगा? लड़की ही नहीं मिली अच्छी अभी तक। हमारा तो EIE करो, ढूंढो तुम लोग। इम्पैक्ट असेसमेंट करो, अच्छी सी लड़की ढूंढो 3 4 मैट्रिमोनियल साइट में, और इम्पैक्ट असेसमेंट करो, उसका फिर बताना मेरे को। कोई अच्छी लड़की हो जिससे कोई डिजास्टर इम्पैक्ट ना हो मेरी जिंदगी में, तो ले आना, कर लेंगे। ठीक है? चलो एडॉक मेथड पढ़ते हैं। तो एडॉक मेथड देखो क्या बोलता है। एडॉक मतलब है कि इमेजिन कर लिया है। ठीक है? मतलब एक तरीके से इमेजिनेशन है। तो ब्रॉड एरियाज ऑफ पॉसिबल इम्पैक्ट्स like upon flora and fauna, impact on lake and forest, etc. identified in this method. ठीक है? दिस मेथड डज नॉट हैव ए स्पेसिफिक पैरामीटर, मतलब कोई साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं होता है कि तुम एडहॉक मेथड में ऐसे ही बोल रहे हो। ठीक है? टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड सो may not provide sufficient guidance for the impact assessment. A team of specialists will identify the nature of the impacts, such as no effect, short term, long term, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। यही सब बातें हैं। ठीक है? कुछ टर्म्स यूज कर लिए, और किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में ये दो टर्म यूज कर लिए, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग टर्म, नो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट। ठीक है? इन सब चीजों पे बात कर ली। ये एडहॉक मेथड है। मतलब एक तरीके से कोई एविडेंसेस के साथ बिना, अपने नॉलेज और चिंताधारा से। फिर आता है तुम्हारा ओवरले मेथड। ओवरले मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है? ए सेट ऑफ ट्रांसपेरेंट मैप्स। ठीक है? अब ये ट्रांसपेरेंट मैप कैसे है देखो। पहला मैप, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे तुमको, 1 मिनट। पहला मैप यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, एक बिल्डिंग का शेप का है। ठीक है? दूसरा एक ग्रिड शेप का है। तीसरा कुछ और दिखा रहा है। चौथा कुछ और दिखा रहा है। पांचवा कुछ लैंड वगैरह दिखा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक एक लेयर को तोड़ते जा रहे हैं। सिर्फ रेलवे लाइन, सिर्फ तुम्हारा वाटर लाइन, सिर्फ तुम्हारा जमीन। ठीक है? इससे क्या कर रहे हैं हम? एक डिस्ट्रिक्ट में
अलग अलग इलाके को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंड यूज लैंड पैटर्न हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मैप यही चीज बता रहा है। ट्रांसपेरेंट मैप गिविंग फिजिकल, सोशल, ecological or aesthetic characteristics of a project area are overlaid to produce a composite characterization of a regional environment. By overlapping maps, area of a preferred variable and are of adverse impact and their geographical location are identified. ठीक है, however, this method is unable to quantify and identify the possible impact and higher degree of skills and training are required to prepare the maps overlay. ठीक है, मतलब क्या है देखो, पहली बात तो बोला कि एक ट्रांसपेरेंट मैप बना रहे हो, तो मैंने तुमको सिर्फ बिल्डिंग, ग्रिड ये सब के बारे में बताया था, बट एक्चुअल फील्ड में क्या हो सकता है? एक्चुअल फील्ड में वहां पे सोसाइटी हो सकती है, किसी तरीके का इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हो सकता है, किसी तरीके का हेरिटेज साइट हो सकता है, जिससे कि एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पड़ रहा होगा। ठीक है, तो जो भी प्रोजेक्ट एरिया होगा उसको देखने के लिए तुम इस तरीके से उसको तोड़ तोड़ के भी देख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम अलग अलग जगह पे अलग अलग इम्पैक्ट देखें तो ओवरले मैप्स जो है वो काफी अच्छी चीज है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, सेगमेंट बना दे रहे हो एक जगह पर जहाँ पे वो प्रोजेक्ट बनना है। तो अच्छे डिटेल से तुम उसको देख पा रहे हो। तो ओवरले मेथड में क्या करते हैं हम, ट्रांसपेरेंट मैप्स बनाते हैं। ठीक है, ताकि हम उसको देख सकें अच्छे से। ट्रांसपेरेंट मैप क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एक के ऊपर एक मैप रखोगे तो पूरा का पूरा सिटी का जो ढांचा है वो बन के आ जाएगा। फिर आता है चेकलिस्ट मेथड। ये तो सर्वे है, सिंपल सर्वे, कुछ है नहीं। अलग अलग इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स को लेके सर्वे कर लो, फील्ड में जाके सर्वे कर लो, देख लो। ठीक है, सिंपल चेकलिस्ट तो सिंपल ही है, क्योंकि उसमें बस इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स लिखा, विदाउट एनी रेफरेंस टू एज लो एज इन्वायरमेंटल पैरामीटर डाटा आर रिक्वेस्टेड टू मेजर एंड इंटरप्रेट। This does not tell anything about the magnitude of the impact and what type of impact will be there. यहाँ पे तुम देख सकते हो एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, उसमें कुछ कुछ फीचर लिखा है, जैसे कि साइट क्लियरेंस करोगे, अर्थ मूविंग मतलब जमीन को इधर से उधर हटाओगे, ले फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन दोगे, जमीन के लिए फाउंडेशन बनाओगे, इंपोर्ट मटेरियल कहीं से सीमेंट बालू ईटा सब लेके आओगे। फिर इन सब का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है। तो एयर क्वालिटी किन किन वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करे, एक तो साइड क्लियरेंस, हटाओगे कोई चीज तो धूल उड़ेगी। अर्थ मूविंग, इससे भी धूल उड़ेगी। फाउंडेशन बनाने से तो नहीं उड़ेगा, क्योंकि तो वहां तक सीमेंटिंग कर रहे हो। ठीक है, इंपोर्ट मटेरियल, बाहर से अगर कोई मटेरियल लेके आ रहे हो जिससे कि तुमको घर बनाना है, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो क्यूमुलेटिवली क्या है कि इसमें 2% टिक है, तो इसके ज्यादा इम्पैक्ट है, इसलिए टिक कर दिया है। वाटर क्वालिटी तो सिर्फ एक जमीन को हटाओगे तभी वहां का वाटर क्वालिटी बदलता है, अदरवाइज तो किसी वजह से नहीं बनता है। तो इसके इम्पैक्ट कम है तो इसको हटा दिया। लैंडस्केप में क्या है, लैंडस्केप में चेंजेस आएगा साइड प्लेन में, डेफिनेटली आएगा भाई। पेड़ को हटा के कुछ और बना रहे हो, अर्थ मूविंग भी आएगा, लैंडस्केप में चेंज आएगा अर्थ मूविंग करोगे तो। इंपोर्ट मटेरियल, हाँ कहीं से लाके नया मटेरियल डालोगे तो भी आएगा। तो यहाँ पे ट्रिपल टिक है, ट्रिपल टिक मतलब ज्यादा इम्पैक्ट। इकोलॉजी, इकोलॉजी सिर्फ साइड क्लियरेंस की वजह से हो सकता है, दूसरी चीजों की वजह से इकोलॉजी पे कोई इम्पैक्ट नहीं। नॉइज पोल्यूशन सब में होगा भाई, सब में, कोई एक चीज नहीं है हाई इम्पैक्ट। आर्कियोलॉजी साइड क्लियरेंस की वजह से चेंज हो सकता है। ठीक है, ट्रैफिक सभी में होगा, ट्रैफिक तो सभी में होगा, कुछ भी करो ट्रैफिक जाम तो होगा ही होगा। तो समझे किस तरीके से चेकलिस्ट बनाया गया है? तो दिस इज ए प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ चेकलिस्ट, सिंपल चेकलिस्ट। फिर आता है तुम्हारा डेस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट। डेस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट में क्या है कि और ज्यादा इंफॉर्मेशन पैदा करते हो, जैसे कि डाटा क्या क्या चाहिए तुमको, जैसे कि ऑर्डर हुआ, स्मोक हुआ, हेज हुआ, पॉल्यूशन, और तुमको देखा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन क्या है
कहाँ से आ सकता है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, ट्रैफिक वॉल्यूम से कैसे पता चला? सिटीजन सर्वे करके, वहां के लोकल पीपल से। उसी तरीके से वाटर क्वालिटी चेक किया तो करंट वाटर क्वालिटी, करंट एंड एक्सपेक्टेड इफ्लुएंस वगैरह पता चला। नॉइज वगैरह भी देखा, फ्रीक्वेंसी भी देखा कि कब कब हो रहा है, तो गाड़ी वगैरह जाना, ये सबसे पता चल गया। तो डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट में ऐसे लिखा जाता है, कहाँ से सोर्स बन के आता है, कैसे उसको पता करते हैं। क्या आता है? क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर और खतरनाक चीज है। इसमें क्या करते हो तुम? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो इंसान से कि हाँ इसका इम्पैक्ट है क्या, यस और नो। ठीक है, या तो नॉट नोन, पता ही नहीं है। ठीक है, अब इससे क्या कर सकते हो? ये चीज पता कर सकते हो कि हाई बेनिफिट्स है या हाई एडवर्स, एडवर्स है, ठीक, इनसिग्निफिकेंट है, ये सब पता कर सकते हो क्वेश्चन ऐड से। फिर आता है थ्रेशोल्ड चेकलिस्ट। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ ए लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स एंड फॉर ईच कंपोनेंट a threshold at which those assessing a proposal should become a concerned with an impact. The implication of alternative proposal can be seen by examining number of times that an alternative exceeds the threshold of a concern. ठीक है, थ्रेशोल्ड चेकलिस्ट है। अब यहाँ देख सकते हो थ्रेशोल्ड डाला गया है। ठीक है, मतलब कि एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं बेनिफिट और कॉस्ट का रेशियो 1:1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? 3:1 है। तो क्या मैं इम्पैक्ट को क्या मैं इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करूंगा? नो। 4:1 है, क्या करूंगा? नो। क्योंकि देख रहे हो, तुम पैसा लगा रहे हो 1 लाख, लेकिन तुमको मिल रहा है 3 लाख, बट होना कितना चाहिए? 1:1। जितना पैसा लगा रहे हो उतना ही बेनिफिट होना चाहिए। इसका मतलब क्या? धांधली है प्रोजेक्ट में। समझा? प्रोजेक्ट में धांधली है, कहीं से डुप्लीकेट नोट छप रहे हैं या डुप्लीकेट तरीके से कुछ मुनाफा हो रहा है, इसीलिए नो है, सीधा नो। तो ये क्या है तुम्हारा? चेकलिस्ट, एक अलग ही टाइप का चेकलिस्ट। वेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, फिर स्पॉटेड आउल है, वाटर क्वालिटी है। ठीक है, तो इसमें देखना होता है कितना लिमिट है, क्या है, उस हिसाब से बताना होता है। ठीक है, अब इसमें दिखा है अल्टरनेटिव एक्स, अल्टरनेटिव एक्स, अल्टरनेटिव एक्स। अब ये जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं ना, उस प्रोजेक्ट के अल्टरनेटिव वेज दिखाए जा रहे हैं। मतलब क्या है कि अगर इस प्रोजेक्ट में मैं पेट्रोल यूज करके बना रहा हूँ, तो दूसरे प्रोजेक्ट में मैं केरोसिन यूज करके उस प्रोजेक्ट को सैंक्शन कराऊंगा। तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उस हिसाब से बनाया गया। प्रोजेक्ट एक ही है, लेकिन अल्टरनेटिव मेथड से किया जा रहा है, इसीलिए वहां पे ये अल्टरनेट अल्टरनेट एक्स एक्स लिखा हुआ है। करेक्ट। फिर आता है स्केलिंग वेटेज चेकलिस्ट, ये तो दिखाऊंगा। उसमें भी आता है इंटरेक्शन मैट्रिक्स। तो ये देखो, स्केलिंग वेट लिस्ट, स्केल बताए, क्रॉस क्रॉस, इनटू इनटू। टाइम इंडिपेंडेंट मैट्रिक्सेस भी है। हम्म, ये खतरनाक चीज है। इसमें भी तुम्हारा डॉट इम्पैक्ट, बड़ा डॉट, लार्ज नेगेटिव इम्पैक्ट, स्मॉल डॉट, स्मॉल हॉलो डॉट्स, स्मॉल पॉजिटिव इम्पैक्ट, लार्ज बिग डॉट्स, लार्ज पॉजिटिव इम्पैक्ट, ऐसे है। ठीक है, तो चीजें सिंपल है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसको इजीली समझ सकते हो। देखोगे 2-3 बार समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी वही है, प्रपोज्ड एक्शन और रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है और इसके हिसाब से कैसा तुमने प्रपोज्ड एक्शन दिया है। इसको हम लियोपोल्ड मेथड बोलते हैं, लियोपोल्ड मेथड है ये। ठीक है, अलग अलग इन्वायरमेंटल एक्शंस के क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं। ओके, फिर वेटेड मैट्रिक्स जो पहले भी दिखाया था वो ये है, मतलब इम्पोर्टेंस। एयर क्वालिटी का जो इम्पोर्टेंस है वो 21 है। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट का 10 है, मतलब वेटेज जो है ट्रीटमेंट प्लांट का 10 है, इंसेप्टर का 50 है। तो तुम क्या करोगे? इतना मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकालोगे। जैसे कि 1500 750 जो निकला है, इसको मल्टीप्लाई कर करके निकला है।
ठीक है, तो ये तो काफी सिंपल है, इसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। तो ये वैल्यूज ऐसे निकलेंगे, ध्यान देना। रिलेटिव वेटेज ऑफ ए इन्वायरमेंटल कंपोनेंट की बात चल रही है, अलग अलग कंपोनेंट, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, नॉइज, इकोसिस्टम है, तो वेटेड मैट्रिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, इसलिए याद रखना है। फिर आता है तुम्हारा नेटवर्क मेथड, जिसमें क्या है कि अल्टरनेटिव फॉर द इलुस्ट्रेटिंग द सेकेंडरी एंड सब्सिक्वेंट एक्शंस ऑफ द इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू ट्रेसिंग सच इफेक्ट। इसमें इफेक्ट्स पे ट्रेस किया जाता है कि हाँ किस तरीके का इफेक्ट्स आएगा। तो ये देखो, ये अलग चीज है। इनिशियल कंडीशन में क्या हुआ, बहुत ज्यादा रन ऑफ हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फ्लडिंग हुआ। अब फ्लडिंग क्यों हुआ, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, गली और इरोजन, मतलब फ्लडिंग होने की वजह से गड्ढे बन गए। तो इसको रोकने का क्या तरीका है कि पौधे उगा दो, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स उगा दो, कंट्रोल मेजर से। ठीक है, जहां पे करेक्ट, जहां पे तुम एक्शन करके करेक्ट नहीं कर सकते हो, वहां पे कंट्रोल मैकेनिज्म करोगे। तो ये एक और अच्छा तरीका है कि तुम इसमें करेक्टिव एक्शंस और कंट्रोलिंग मेजर भी बता रहे हो। तो इस तरीके का भी तुम्हारा बनता है कौन सा, नेटवर्क मेथड में। ये अच्छा है कि इसमें ना कंट्रोलिंग और मिटिगेशन दोनों को इंक्लूड किया जाता है, वहां पे तो सिर्फ इम्पैक्ट देख रहे थे, यहाँ पे मिटिगेशन और कंट्रोल मेजर दोनों ही बताया जाता है। ये नेटवर्क मेथड का एडवांटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम सारे चेकलिस्ट पढ़ लेना और उनके डिटेल्स भी देख लेना। तो इसी के साथ तुम्हारा जो ईआईए का जो कोर टॉपिक था वो खत्म हो गया। ठीक है, ईआईए वाला पोर्शन, अभी भी हमारे एक्ट्स वगैरह बाकी है, तो वी विल डिस्कवर आवर एक्ट्स इन द नेक्स्ट क्लास। एक्ट्स वगैरह हम अगले क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से उसको खत्म कर देंगे। जितने भी एक्ट्स है सिंपल है, एक्ट्स में डेट्स याद रखना है, कुछ बड़ा चीज नहीं है, कुछ रिलेटेड थीम्स है और डेट्स, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगले क्लास में हम मिलते हैं इसको लेके। जरूरी नहीं है, वो तुम्हारे हिसाब से कितना ठीक होना चाहिए, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। सर आपने शादी नहीं की है, क्या लिख रहे हैं, कब की है। हाँ, कितना तक टिक होना चाहिए क्लियरेंस के लिए, वो तुम्हारे ऊपर है। खाली सोने के चक्कर में रहता है कृष्णा, जब देखो तब। एक क्रिस में भी एक कृष्णा था, क्रिस 2 में, वो कितना एक्टिव कृष्णा था। और तुम क्या हो यार, मुरली वादक कृष्णा, श्री कृष्णा, जब देखो तब सोता रहता है। चलो एक्टिव हो जाओ। रजवाना है, प्रियंका चली गई। रजवाना शायद कुछ बोलना नहीं चाहते हो तुम, आज दिन भर मौन धारण कर लिया हो लग रहा है। नो डाटा नथिंग, कुछ बात ही नहीं करना तुमको लग रहा है। चलो भाई साहब, ओके भाई, गुड नाइट टू एवरीवन, स्लीप वेल, एंजॉय, और यूसी नेट के लिए पढ़ते रहो।